गालिब ने भी कहा था कि गालिब उम्र भर में एक भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यूपी में अब की बार हिंदुत्व वाली पिच ऐसी है जिस पर बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी सियासी बैटिंग करने की कोशिश कर रही है, वो भी ये जानते हुए कि ये पिच परंपरागत तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाती रही है। लेकिन इस पिच पर इस बार अखिलेश यादव से सीएम योगी को कड़ी चुनौती मिल रही है। हालांकि शुक्रवार को यूपी विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी ने हिंदुत्व की पिच पर तेजी से बढ़त बनाने की कोशिश की। सीएम योगी ने विधानसभा में बोलते हुए उन सारे मुद्दों और प्रतीकों का जिक्र किया जो बीजेपी की हिंदुत्व वाली धार को तेजी देने का काम करते हैं। गाजी के मेले का समर्थन करते हैं, राष्ट्रद्रोहियों को महिमामंडित करते हैं, बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं, माफियाओं की कब्र में फतिया पड़ने के लिए जाते हैं, कांवड़ यात्रा को रोकी जाती है। इस बीच देवी अहिल्याबाई प्रतिमा का विवाद ऐसा है जिस पर यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी चिंगारियां उठ रही हैं। समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश में जुटी है। संसद के बजट सत्र में भी अखिलेश यादव ने देवी अहिल्याबाई प्रतिमा विवाद का जिक्र किया, तो शुक्रवार को यूपी विधानसभा में बोलते हुए अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब दिया। काशी विश्वनाथ धाम में भव्य प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर की लगाई, और अगर लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बने हुए मणिकर्णिका घाट और वहां के शमशान घाट के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उसका विरोध करती है। उसके नाम पर लोक माता को अपमानित करने का काम करती है। मणिकर्णिका घाट कौन नहीं जानता कि घाट को आपने डिमोलिश कर दिया, और इसलिए डिमोलिश कर दिया क्योंकि वो राजमाता अहिल्याबाई का इतिहास से जुड़ा हुआ था। आप दूसरे का इतिहास खत्म करके, पीढ़ी का इतिहास खत्म करके आप अपना इतिहास बनाना चाहते हो। यूपी विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी ने उन सभी प्रतीकों का जिक्र किया जो 2027 के चुनावी रण में हिंदुत्व वाली सियासी जमीन को मजबूती देने का काम करते हैं। सीएम योगी ने वंदे मातरम पर चर्चा की तो बात पाकिस्तान तक चली गई। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं, माफियाओं की कब्र में फतिया पड़ने के लिए जाते हैं। कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं अब लाया गया है। अरे कुछ नहीं, तुम कुछ जानते ही नहीं। बीजेपी ने कभी गाया नहीं वंदे मातरम। अरे कुछ नहीं, तुम कुछ जानते ही नहीं। बीजेपी ने कभी गाया नहीं वंदे मातरम। इसके अलावा अखिलेश यादव लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर समाजवादी पार्टी के आरोपों का सदन में जवाब दिया है। संगठित अपराध नियंत्रित हुआ है, कर्फ्यू से कानून का राज का है, उपद्रव से उत्सव की यात्रा है, समस्या से समाधान की यात्रा है। हथेली गरम, पुलिस नरम। समझना चाहिए कि बीजेपी हमें कितना उलझाती चली जा रही है। 2027 के चुनावी रण में अखिलेश यादव को अकेले कई चुनौतियों से टकराना है। पहली और बड़ी चुनौती सीएम योगी आदित्यनाथ है। इसके अलावा AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम वोटों के मोर्चे पर समाजवादी पार्टी की राह में बाधा बन सकते हैं। तीसरा, BSP प्रमुख मायावती का अचानक एक्टिव हो जाना भी अखिलेश यादव के दलित वोटों में सेंध लगा सकता है। ये वो चुनौतियां हैं जो अखिलेश यादव की पीडीए दांव को कमजोर कर सकती हैं। अखिलेश यादव को भी सियासी खतरे का बखूबी अंदाजा है। यही वजह है कि उन्होंने चुनाव से करीब 10-12 महीने पहले ही इन चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। यूपी के कद्दावर मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को साइकिल पर सवारी कराना भी अखिलेश यादव की उसी रणनीति का हिस्सा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी मायावती सरकार के दौरान सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक रहे हैं। माना जाता है कि BSP सरकार में वो मायावती के बाद नंबर 2 का कद रखते हैं। मायावती सरकार में मंत्री रहते हुए उनके पास 7 विभागों की जिम्मेदारी थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पश्चिमी यूपी के मुसलमानों के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने उन्हें साथ जोड़ने का दांव चला है।
क्योंकि बीते कुछ वक्त से बीएसपी भी पश्चिमी यूपी में मुसलमानों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कवायद में जुटी है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। अब अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। इसके जरिए अखिलेश यादव आजम खान के जेल जाने के बाद मुस्लिम चेहरे के तौर पर पार्टी में उनकी जगह की भरपाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो वो नेता का नाम अखिलेश यादव और पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। और जो समाजवादी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, जो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ता को सम्मान देती है, तो मैं समझता हूँ कोई नेता इन सारी चीज़ों से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी की तरफ आते हैं। अखिलेश जी जो है एक प्रकार से दिखा रहे हैं कि भाई आजम खान नहीं है तो हम नसीरुद्दीन सिद्दीकी को लेकर आ रहे हैं, तो वो उनकी भरपाई कर रहे हैं और मैसेज देना चाह रहे हैं एक समाज को, मैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी मुस्लिम या अल्पसंख्यक और दलित अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूला का एक अहम हिस्सा है। इनमें से दलित मायावती का भी कोर वोट बैंक रहा है। मायावती ने 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए पिछड़ों के बीच अपनी पैठ बनाई थी। 2027 के चुनाव से पहले मायावती एक बार फिर से अपने इस वोट बैंक की पिच मजबूत करने में जुटी है। हालांकि मायावती की इस रणनीति की काट में अखिलेश यादव कभी उनके ही खास रहे चेहरों को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी के अलावा बाबू सिंह कुशवाहा भी मायावती के बेहद करीबी रहे हैं। मौजूदा वक्त में वो समाजवादी पार्टी के जौनपुर से सांसद हैं। कुशवाहा समाज का चेहरा है। लालजी वर्मा बीएसपी के बड़े कुर्मी चेहरे रहे हैं। मौजूदा वक्त में अंबेडकर नगर से एसपी सांसद हैं। कुर्मियों पर समाजवादी पार्टी का खास फोकस रहा है। इसके अलावा एक चेहरा इंद्रजीत सरोज का है। इंद्रजीत सरोज भी बीएसपी छोड़कर एसपी में शामिल हुए थे। इनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी से एसपी के सांसद हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अनीस अहमद के आने से पार्टी को और गति मिलेगी, लेकिन यहाँ पे समाजवादी पार्टी को कुछ सावधानी पूर्वक अपने कार्ड खेलने होंगे, नहीं तो हर कार्ड का काउंटर भारतीय जनता पार्टी करना जानती है। इन चेहरों के अलावा बीएसपी सरकार में मंत्री रहे अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू भी 15 फरवरी को एसपी में शामिल होने जा रहे हैं। कुछ वक्त पहले वो अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं।